जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों। और इस क्लास में मैं कह सकते हैं आपके साथ जो कवि और रचनाएं हैं उनका जो दूसरा टॉपिक है रह गया था साथियों, उसको लेकर आया हूं, उसको डिस्कस करूंगा। और हम आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी साथियों। तो इसके पहले मैंने कवि और रचनाओं का एक जो मैं कह सकते हैं क्लास डिस्कस की हुई थी, उसमें हमने 10 कवियों को डिस्कस किया हुआ था। और इसमें भी मैं जो भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनको डिस्कस करूँगा, उनमें उनसे संबंधित कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये सब है साथियों। तो कह सकते हैं मैं इसके पहले आपको कुछ बताना चाहूँ कि इसमें जो भी हमारे साथी यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर या किसी की तैयारी कर रहे हों, अब तो सबका एग्ज़ाम डेट भी आ गई है साथियों, तो वो साथी प्ले स्टोर पर जाकर कह सकते हैं हमारी एक एक वीडियो को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराया है साथियों, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर में हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, कांस्टेबल का, चाहे कोई भी हो। तो साथी इसके लिए इसको आप कह सकते हैं वीडियो को आप दे सकते हैं। और यूपी स्पेशल के लिए भी हमारे प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, हिंदी के लिए भी है, साइंस के लिए भी है साथियों। तो ये सब है। और इसके साथ में आपको बताऊं, जिन भी साथियों का स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो वीक हो साथियों, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप इस जो कह सकते हैं स्टैटिक जीके के जो टॉपिक वाइज क्लास है उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि जो भी साथी ज्ञान आरबीएल जो ऐप है इसकी यूपी स्पेशल की जो कह सकते हैं ई बुक को लेना चाहें तो यूपी स्पेशल जो है इसकी ई बुक आप ले सकते हैं। तथा मैं आपको बताऊं कि हमारे जो और भी अन्य कोर्स हैं, जैसे इस साइंस का स्पेशल कोर्स रेडियो ऑपरेटर या असिस्टेंट हेड ऑपरेटर का है ना, उसके लिए या हमारी टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश जो यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट का जो सफलता 2.0 बैच है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें तैयारी कराई गई है साथियों, अभी भी कराई जा रही है। साथ ही इसको परचेज़ करना चाहें तो जिनका भी एग्ज़ाम हो आप परचेज़ कर सकते हैं। था मैं आपको बताऊं कि ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में साथियों कि आप चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए इस क्लास को ले सकते हैं। यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर या कांस्टेबल, SI, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट, BPO, वीडियो, यूपी PCS, RO, ARO, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, यदि उनमें जिनमें कह सकते हैं इसमें भी कवि रचनाएं हैं, जो टॉपिक दिया जाता है GS का पोर्शन होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। तो मैं बताऊँ आपको कि आज का जो टॉपिक जैसे हमने आपको बता दिया है कवि और रचनाएं हैं, तो इसमें हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे केदारनाथ जो अग्रवाल हैं साथियों, तो केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में आपको बताऊं कि जन्म स्थान ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे 1911 से 2000 तक साथियों इनका जो जीवन काल है, इनका जन्म स्थान याद रखना है। तो कमासिन बांदा जिले से संबंधित हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी किस जिले से संबंधित हैं? बांदा जिले से संबंधित हैं। जबकि ये पूछ लिया जाए कि इनके पिता या माता, है ना, तो हनुमान प्रसाद जो हैं इनके पिता थे, घिसट्टो देवी इनकी माता का नाम था, जबकि पार्वती इनकी पत्नी का नाम था। ये तो इनका सामान्य परिचय हो गया। अब मैं बताऊं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा, कमासिन बांदा केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने अपने आरंभिक दौर में बालेंद्र उपनाम से रचनाएं ये करते थे, ठीक है। तो किस उपनाम से करते थे? बालेंद्र उपनाम से। जबकि इनकी और भी रचनाएं हैं, युग की गंगा है, नींद के बादल है, लोक आलोक है, ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट, देखो हमने हाईलाइट भी की है कलर बदल के ना। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। जैसे आग का आईना, तो ये भी इन्हीं की रचना है, आग का आईना, गुल मेहंदी, तो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। जैसे पंख और पतवार, तो कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे आपको बताया पंख और पतवार साथियों, है ना, तो कौन सी? पंख और पतवार याद रखेंगे। तो और कह सकते हैं कि बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, माँ प्यार की थापे, अपूर्वा, आत्मगंध, ये भी इनकी रचनाएं हैं। जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं, इन्हें अपूर्वा काव्य के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया साथी क्वेश्चन, इसको स्टार लगा सकते हैं कि 1986 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, किसके लिए मिला था? तो अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को मिला था। तथा इन्हें
इनकी जो रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला जो कह सकते हैं अगले जो कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नागार्जुन जो है वैसे 1911 से 1998 तक इनका समय है। ये जन्म स्थान दरभंगा, याद रखें दरभंगा बिहार में है साथियों। तो नागार्जुन कहाँ से हैं? तरउनी दरभंगा। नेक्स्ट ये है कि इनके माता पिता गोकुल मिश्र पिता हो जाएंगे, माता जो हैं उमा देवी थी। तो इनका जो मूल नाम था नागार्जुन जी का बैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था? बैद्यनाथ मिश्र। इनके और उपनाम थे जैसे यात्री, नागार्जुन, है ना। अब क्वेश्चन ये है नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? तो इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। जबकि नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है कि प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहते हैं? तो नागार्जुन जी को कहते हैं। और जो नागार्जुन जी हैं इनकी खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित जो रचना है उसका नाम है राम के प्रति। तो क्या नाम है? राम के प्रति, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका, कब? 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी है। तो राम के प्रति किस पत्रिका में छपी है? विश्वबंधु में। नेक्स्ट है इनकी और रचनाएं जैसे युगधारा, सतरंगे, है पंखों वाली, है ना, प्यासी पथराई आँखें। तो प्यासी पथराई आँखें इंपॉर्टेंट है, किसकी है? नागार्जुन की हैं। भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, रत्न गर्भ, भूल जाओ पुराने सपने। तो भूल जाओ पुराने सपने तो साथियों ये है। जबकि इस गुब्बारे की छाया में, इस गुब्बारे की छाया ये भी इनका है। तुमने कहा था, है ना, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सब नागार्जुन की रचनाएं हैं। जबकि जैसे और भी कविताएं हैं, बादल को घिरते देखा है, पासाड़ी, सिंदूर तिलकित भाल, पांच कह सकते हैं पांच पूत भारत माता के। तो साथियों क्या बता सकते हैं कि भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता मंदिर बनारस में है, याद रखें। नेक्स्ट है कि हरिजन गाथा, ये भी इनकी है। जबकि कालिदास, है ना, अकाल और उसके बादल, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। जैसे उपन्यास इनके जो हैं वो रतनाथ की चाची, जबकि बलचनमा बलचनमा बाबा बटेश्वर नाथ, है ना। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? कोई बताएगा उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला? तो आगरा में लगता है। आगरा में बटेश्वर मेला है, कैलाश मेला भी है। ठीक है, कौन सा? कैलाश मेला भी आगरा में लगता है। ये सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला आगरा, बटेश्वर मेला पशु मेला है आगरा में लगता है। नेक्स्ट है कि नई पौध, वरुण के बेटे, उग्रतारा, गरीबदास, जमनिया का बाबा, ये भी इनके उपन्यास हैं। जबकि कहानी संग्रह आसमान में चंदा तेरे, तो आसमान में चंदा तेरे किसका कहानी संग्रह है? तो इन्हीं नागार्जुन जी का है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक युग, ये इनका संस्मरण है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब अगले जो कवि हैं वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो साथियों आज हम इनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में। तो कह सकते हैं कि ये 1915 से 2002 के बीच में इनका जीवन काल है। जन्म स्थान झगरपुर, उन्नाव। तो याद रखना उन्नाव से और कौन से हमारे महापुरुष थे? तो कह सकते हैं जैसे आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का, है ना। तो जो कह सकते हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार है वो उन्नाव में है साथियों, है ना। तो उसी का नाम बदल कर चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद भी यहीं से बिलोंग करते थे। ठीक है, याद रखना है। तो कह सकते हैं शिवमंगल सिंह सुमन उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो उन्नाव जिले से संबंधित हैं। और उन्नाव जो ज़िला है ये लखनऊ मंडल में आता है। लखनऊ मंडल में 6 ज़िले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर 1974 में पद्म श्री मिला है, याद रखना है। 1974 में पद्म श्री, 99 पद्म भूषण। जबकि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण भी होता है सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। शिवमंगल सिंह जो सुमन है इनको मिट्टी की बारात काव्य के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको नोट कर लेना अगर नोट करना चाहें आप, क्योंकि साहित्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मिट्टी की बारात किसकी कविता, ऐसे भी पूछ सकते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की है। ये उत्तर प्रदेश के ज़िले से संबंधित है तो उन्नाव से संबंधित हैं। इसे कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1974 मिला। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है रचनाएं हिलोर, जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, बाड़ी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, आभार, पर आंखें नहीं भरी, ये बता दिया हमने। सांसों का हिसाब,
ये शिवमंगल सिंह सुमन उन्नाव, ठीक है। 1900 याद रखना है। 1974 मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ से तो क्वेश्चन बनने के चांस रहते ही रहते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये 1908 बेगूसराय बिहार से संबंधित हैं, ठीक है। 1974 में मृत्यु हो जाती है इनको। तो जो इनका उपनाम दिनकर है, अधैर्य का कवि, इन्हें अधैर्य का कवि, समय सूर्य भी कहते हैं। तो अधैर्य का कवि या समय सूर्य किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। इनके बारे में ये है कि दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। दिनकर ने मैथिली शरणगुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। तो इन्होंने मैथिली शरणगुप्त के सामने स्वयं को क्या माना है? डिप्टी राष्ट्रकवि माना, जबकि राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तो मैं बात करूं, कोई बताएगा मैथिली शरणगुप्त जी किस जिले से संबंधित है? नेक्स्ट, दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन आता, उर्वशी और किसका है? तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी का भी है, ठीक है। जबकि ये उर्वशी जो है, इसके लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेगा साथी, हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में मिलेगा। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आप याद रखना। तो इसे इसलिए आपकी हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए। तो 1972 ज्ञानपीठ उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, इसे गीतनाट भी कहा जाता है, यह माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में साहित्य अकादमी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। तो संस्कृति के 4 अध्याय को कब साहित्य अकादमी मिला? तो 1959 में मिला था। ये किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ये है उतना ही ये है। नेक्स्ट है कि 1952 में ये राज्यसभा सदस्य भी चुने गए थे। तो राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 1999 में भारत सरकार ने इनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए। नेक्स्ट है रेणुका, हुंकार, रसवती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मि रथी, इंपॉर्टेंट है रश्मि रथी, ठीक है। नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम। तो हारे को हरिनाम किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, अभी हमने आपको बताया था 1959 में साहित्य अकादमी। रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। विवाह की मुसीबतें, तो साथ ही विवाह की मुसीबतें पहले से इन्होंने बता दी हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिया है, देखो साथियों, कौन कौन इनको कब कौन मिला, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार से, उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ, जबकि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इसलिए हमने आपको बता दिया। अब हम बात करें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। तो जो अज्ञेय जी हैं साथियों, ये कभी कभी वर्तनी में इनका नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो वात्स्यायन की अज्ञेय जो हैं, कभी इनका पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है ना। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना, याद रखना। अब ये है कि 1911 से 87 तक रहे इनका जन्म जो है जीवन काल। माता पिता, तो कह सकते हैं कि पिता हीरानंद, माता बयंती देवी, कसिया कुशीनगर। तो जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, ये कुशीनगर ज़िले से संबंधित हैं। कुशीनगर हमारा जो है ये बिहार बॉर्डर पे पड़ता है साथियों। कहाँ पे? बिहार। नेक्स्ट है कि इनके उपनाम क्या हैं? कठिन गद्य का प्रेत भी कहते हैं इनको। कुट्टी चातन, तो माय डियर कुट्टी चातन, है ना, सुना होगा, है ना। पहली 3D ये प्रिंटेड 3D फिल्म थी भारत की। तो कह सकते हैं अज्ञेय जी, अज्ञेय बोलते हैं सीधा सीधा। अज्ञेय जी कृत आंगन के पार द्वार, तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। इन्हें 1964 में इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लेना इनको जो हम बताएं, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार, अज्ञेय, 1964 साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है अज्ञेय जी कृत कितनी नामों में कितनी बार, ये साथियों पिछली बार आया था। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बार भी आएगा, ठीक है, याद रखना है। तो कितनी नामों में कितनी बार के लिए? 1978 में ज्ञानपीठ अज्ञेय जी को मिला है, 1978 में, ठीक है साथ याद रखना है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक में से माना जाता है। तो कब से? 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इनके संपादकत्व में जब ये संपादक थे, तार सप्तक से माना जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगवाद का परिवर्तन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इन्हीं को दिया जाता है। नई कविता नाम, जैसे नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते
नए पत्ते के जनवरी फरवरी कह सकते हैं 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। अगला है इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, तो जैसे भग्नदूत है, चिंता है, चिंता इन्हीं की है, ठीक है, अज्ञे जी की। इंतलम, हरी घास पर छड़वर, इंपॉर्टेंट है साथियों, हरी घास पर छड़वर पूछ ले किसकी कविता है, किसका काव्य संग्रह संग्रह है, अज्ञे जी का है ना। बाबरा अहिरी, इंपॉर्टेंट है, बाबरा अहिरी किसका काव्य संग्रह, तो अज्ञे जी का है। इन धनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, इंपॉर्टेंट है, आंगन के पार द्वार अज्ञे जी। पूर्वा, सुनहले सहवाल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सुनहले सहवाल तो अज्ञे जी का है ना। कितनी नावों में कितनी बार, अभी हमने आपको बताया था 1978, है ना, ज्ञानपीठ। नेक्स्ट है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। महावृक्ष के नीचे, बदी की बाग छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो देखो एक बार हम इनकी रचनाओं को, काव्य संग्रह को दोबारा रिपीट कर दे रहे, जैसे ये हरी घास पर छड़भर, बाबरा अहिरी अज्ञे जी की हैं, आंगन के पार द्वार, सुनहले सहवाल, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। जैसे इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनके उपन्यास हैं। यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर रहेगा याद, तो सत्यनारायण हिरण बाई सैन अज्ञे, अरे यायावर रहेगा, ये यात्रा वृत्तांत है इनका, ठीक है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष माना जाता है, किसका, प्रयोगवाद और नई कविता का। तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि अज्ञे जी को कह सकते हैं कि ये देखिए हमने बताया कि 1964 में साहित्य अकादमी मिला किसके लिए, आंगन के पार द्वार के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जबकि 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अब बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी के। तो जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, इनके बारे में ये है, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से थे, ठीक है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। इसे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को कह सकते हैं भारत का इथियोपिया माना जाता है। यहीं श्योपुर जो है, इसी में मोदी जी ने जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसमें चीते छोड़े हुए थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, तो भारत का इथियोपिया श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश कहा जाता है। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 17 में जन्म हुआ था। तो माधवराव पिता माता पार्वती, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से इम्पोर्टेंट कि इनके उपनाम क्या हैं। भयानक खबरों का कवि बोलते हैं किन्हें, मुक्तिबोध जी को भयानक खबरों का कवि कहते हैं। मुक्तिबोध तो है ही जी, मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक में शामिल थे। तो प्रथम तार सप्तक में कौन सा, मुक्तिबोध जी थे। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी माना जाता, कहा गया है, ठीक है, याद रखना है, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध। अब इनकी कुछ काव्य कृतियाँ जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, तो गजानन माधव मुक्तिबोध, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है, एमपी के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से। भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंताकरण का आयतन, भूल गलती, तो अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, भूर भूर खाक धूल, ये इनके हैं। मुक्तिबोध का जैसे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, इनका मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये किसने कहा था, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। नेक्स्ट है, अब हम बात करें शमशेर बहादुर सिंह, ये नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, तो कह सकते हैं एक बार देख लेना सही से। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं, ये देहरादून से संबंधित हैं, उत्तराखंड से, ठीक है। 1993 में मृत्यु हुई, जन्म 11 में हुआ था। जबकि कवियों का कवि कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को। पिता बाबू तारीफ सिंह, माता कह सकते हैं श्रीमती प्रभुदेई थी, प्रभुदेई। अब कह सकते हैं कि ये दूसरे तार सप्तक के कवि थे, याद रखना है। 1970 में साहित्य अकादमी मिला है इनकी चुका भी हूँ नहीं मैं, तो चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए 1970 में किसे साहित्य अकादमी मिला है, तो शमशेर बहादुर सिंह को मिला है, इम्पोर्टेंट हैं। 1977 चुका भी नहीं हूँ नहीं मैं के लिए साहित्य अकादमी शमशेर बहादुर सिंह जी को मिला था। अब नेक्स्ट है कि इनको 1987 में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था, ठीक है। 1981 में कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। जबकि मैं बात करूँ शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि थे, याद रखना है। कुछ काव्य संग्रह इनके जैसे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुक भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, है ना, ये सब इनकी रचनाएं। बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, ये सब इनकी हैं। जैसे कविताएं क्या क्या हैं, टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग,
एक पीली शाम, धूप कोठरी में के आईने में खड़ी, समय साम्यवादी, ये इनकी रचनाएं हैं। अब जैसे हम बात करें कि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में और भी कुछ कथन हैं, अलग अलग कवियों ने अनेक अनेक कथन कहे हैं। जैसे अज्ञे जी ने ये कहा था, शमशेर कवियों का कवि कहा है इनको। कवियों कवि किसने कहा? अज्ञे जी ने। जबकि मलयज जो हैं इन्होंने मूर्छ के कवि, किसी विजन के नहीं, ये कहा इनको। मुक्तिबोध जी ने ये कहा है कि प्रणय जीवन का प्रसंग बद्ध रसवादी कवि इनको कहा है। विष्णु खरे जी ने कहा इनको शमशेर की शमशेरियत। तो शमशेर की शमशेरियत शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कहा है विष्णु खरे जी ने। रामचंद्र तिवारी जी ने ये कहा है शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है। ठीक है। जबकि शमशेर ने ये कहा मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। दोआब का मतलब होता है जैसे दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है, उसे कह सकते हैं दोआब बोला जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ है केदारनाथ सिंह। तो साथियों जो केदारनाथ सिंह हैं ये उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से संबंधित हैं, है ना। और जो बलिया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा बलिया। सबसे पश्चिम की मैं बात करूँ तो सबसे पश्चिम में शामली हो जाएगा, शामली। ठीक है। शामली 8वां ज़िला है दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला, 8वां एवं अंतिम। तो बलिया पूरब का हो गया। ठीक है। उत्तर की बात करें, दक्षिण के उत्तर में सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण में सोनभद्र हो जाए, कौन सा? सोनभद्र, ये याद रखना है। ठीक है। तो पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र। नेक्स्ट है, तो केदारनाथ सिंह किस जिले से? बलिया में। चित्तू पांडे साथियों ये आपने सुना होगा, पहली अस्थायी सरकार बनाई थी, है ना। तो कह सकते हैं 1934 में जन्म हुआ, 2018 में इनकी मृत्यु हुई केदारनाथ सिंह की। ये अज्ञे जी द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक के कवि और साहित्यकार थे। नेक्स्ट है कि अभी बिल्कुल अभी, ये रचना है इनकी। जैसे ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, ये इम्पोर्टेंट। अकाल में सारस किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह की है, बलिया उत्तर प्रदेश से थे। के अकाल में सारस इम्पोर्टेंट है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। साथ ही देखो फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, आपकी जॉब लगेगी लगेगी ये सोचते रहे, लोगों को फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है। तो लोग कुछ भी कहें, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपनी तैयारी इस प्रकार अच्छे से करते रहिए। केदारनाथ सिंह को 2008 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो किस प्रकार सम्मानित किया गया है? भारत भारती सम्मान से 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना। नेक्स्ट है, इन्हें मध्य प्रदेश के मैथिली षड् गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, केरल के कुमार आसान सम्मान से, बिहार के दिनकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मैथिली षड् गुप्त पुरस्कार कौन सरकार के, कुमार आसान पुरस्कार, दिनकर पुरस्कार कौन सरकार देती है ना। जैसे एक पूछा जाता है कि तानसेन सम्मान कौन सी सरकार देती है, तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे, और ये अकबर के दरबार में आने से पहले ग्वालियर के राजा नहीं, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, याद रखना। नेक्स्ट ये है कि 2009-10 में केदारनाथ सिंह ने सलाका सम्मान को ठुकरा दिया था। 1997 में इन्हें उत्तर कबीर और अन्य कविताएं के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं के लिए इनको 1997 में व्यास सम्मान के लिए सम्मानित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1989 में उन्हें अकाल में सारस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखना है। ठीक है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 1989 में अकाल में सारस के लिए किसे मिला? ठीक है, केदारनाथ सिंह जी को मिला था। नेक्स्ट है 2013 में ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया इनको। तो कह सकते हैं ये 3 पुरस्कार याद रखना, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ। तो व्यास सम्मान 1997 उत्तर कबीर और अन्य कविताओं के लिए, साहित्य अकादमी 1989 अकाल में सारस, जबकि 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट जो अगले कवि हैं साथियों वो हैं कुंवर नारायण सिंह। तो कुंवर नारायण सिंह जो हैं 1927 से 2017 पूरे 90 साल तक रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इन प्रथम काव्य संग्रह इनका है चक्रव्यूह। क्या है? चक्रव्यूह। तो ये नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवियों में रहे हैं। नेक्स्ट ये है इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो चक्रव्यूह इनकी रचना कुंवर नारायण की है। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। ठीक है। इन दिनों, आत्मजयी, इन दिनों। ठीक है। ये किसकी? कुंवर नारायण सिंह के हैं। इनका जो कहानी संग्रह आकारों के आसपास, किसका कहानी संग्रह? कुंवर नारायण सिंह का है। 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
कुमार आसान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कवि सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय प्रेमियों मियो फेरेनिया सम्मान आदि सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको। कब मिला ज्ञानपीठ? कुंवर नारायण सिंह को 2005 में ज्ञानपीठ मिला था। कुंवर नारायण को 1995 में कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो 2005 में ज्ञानपीठ, 1995 में साहित्य अकादमी, याद रखना है, कोई दूसरा नहीं के लिए। जबकि कह सकते हैं कुंवर नारायण को 1995 में कोई दूसरा नहीं के लिए व्यास सम्मान में से सम्मानित किया गया। तो 1995 में इनको ये कोई दूसरा नहीं के लिए 2 पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी और कह सकते हैं व्यास सम्मान, जबकि उसके 10 साल बाद ज्ञानपीठ मिल गया था। ठीक है, तो कुंवर नारायण सिंह इंपॉर्टेंट हैं ये साहित्य की दृष्टि से। साहित्य अकादमी और व्यास दोनों 1995 मिला, एक ही कविता के लिए, कोई दूसरा नहीं के लिए, जबकि ज्ञानपीठ 2005 में मिला था इनको। नेक्स्ट है, अब हम बात करें अगले जो कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार सिंह जो हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं और कह सकते हैं 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब कहें कि बिजनौर, तो बिजनौर से गंगा प्रवेश करती हैं, रामगंगा भी बिजनौर में प्रवेश करती है। तो बिजनौर से जब गंगा प्रवेश करती हैं तो उसके बाद कह सकते हैं, ठीक है, बिजनौर नेपाल से लगता है और उसके बाद यूपी के 28 जिलों से बहती हुई बलिया से बिहार में चली जाती हैं, बलिया से बिहार में चली जाती हैं साथियों। ठीक है, याद रखना है। अब मैं बात करूं कि जो कि इनके पिता तो भगवत साहब, माता राम किशोरी। इनके उपनाम है हिंदी गज़लों के राजकुमार। तो दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़लों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी गज़लों के राजकुमार। अब नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? दुष्यंत नारायण त्यागी। इनका क्या मूल नाम था? दुष्यंत नारायण त्यागी था। और इनका जन्म राजपुर नवादा गांव बिजनौर में हुआ था। तो राजपुर नवादा जो गांव है इसमें इनका जन्म हुआ था। बिजनौर से संबंधित है दुष्यंत कुमार। प्रारंभ में ये परदेसी तथा अनुरागी के नाम से कविताएं लिखते थे। किसके? परदेसी या अनुरागी के नाम से। फिर इन्हें आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक माना जाता है। तो इन्हें आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक मानते हैं दुष्यंत कुमार को। ठीक है, और हिंदी गज़ल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है इनको। अब नेक्स्ट ये है कि इनकी कृतियाँ कौन कौन सी? तो सूर का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए बन का बसंत, साए की धूप, एक कंठ विस्पाई। ये इम्पॉर्टेंट कविता पूछी जाती है कि एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? तो ये कह सकते हैं दुष्यंत कुमार की एक कंठ विस्पाई। जैसे और उपन्यास कौन कौन से इनके? तो छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। नेक्स्ट कविताएं और कौन कौन सी? जैसे कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था, कैसे मेजर, है ना, तो कैसे मंजर इनकी रचना है। ज़िंदगी का कोई मकसद, और सीधी सी बात, मकसद कोई होना चाहिए, कोई भी काम करते हैं। आज सड़कों पर लिखे हैं। ठीक है, धूप के पाँव, ये धूप के पाँव याद रखना है। और एक कंठ बिस्पाई, ये भी याद रखना है, इन्हीं की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है दुष्यंत कुमार सिंह की। ठीक है, तो साथियों ये आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो साथियों इसको सिलेबस के अनुसार हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जैसे सामान्य विज्ञान का पोर्शन है, भारत का इतिहास है, जन संविधान, भारतीय व्यवस्था, इन सबके धीरे धीरे हम प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे साथियों बहुत ही जल्द। भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, हमने आपको कृषि का दे दिया है, वाणिज्य हो गया, जनसंख्या, पर्यावरण बचा है अभी, नगरीकरण दे दिया है, भारत का भूगोल प्रैक्टिस करानी है। अभी सब हमने टॉपिक वाइज आपको क्लास दे दी है। पुस्तकें, खोज, अनुसंधान दिवस, सोशल मीडिया, राजधानी, मुद्रा, लेखक, है ना, तो जीएसटी भी हो गया है, पुरस्कार, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, इन सब के बारे में हमने आपको क्लास दी हुई है। ठीक है, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, मानवाधिकार, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व, इन सब की क्लासें हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो इसके लिए हमारी एक प्लेलिस्ट है साथियों, इसको आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस, है ना, जीके के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट है साथियों, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, समय ज़्यादा नहीं है, 1 महीने के समथिंग बचा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में।